गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपने इस वीडियो में बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में अध्ययन करेंगे। बोर्स एटॉमिक मॉडल बोहर का परमाणु मॉडल। आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया रदरफोर्ड की कमियां। उसमें मैंने बताया कि रदरफोर्ड ने ये बताया कि परमाणु में एक नाभिक होता है और उस नाभिक के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं पाई जाती हैं। इस प्रकार से इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते हैं, ऐसा आपको बताया गया था। लेकिन रदरफोर्ड अपने परमाणु मॉडल से यह बात स्पष्ट नहीं कर पाए कि नाभिक के चारों तरफ तो असीमित अनंत कक्षाएं इस प्रकार से अगर हम खींचते जाएं तो संभव हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस कक्षा में चक्कर लगा रहा है, किस वेग से चक्कर लगा रहा है और उसकी संख्या उन कक्षाओं में कितनी है तथा वो नाभिक से कितनी दूरी पर स्थित कक्षा में चक्कर लगा रहा है, ये सब बातें वो स्पष्ट नहीं कर पाए। दूसरी कमी थी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ जब चक्कर लगाता है तो क्लार्क मैक्सवेल प्रिंसिपल के अनुसार इलेक्ट्रॉन त्वरित आवेशित इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा के रूप विकिरण के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, विकिरण के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, जिससे एक स्थिति ऐसी आएगी कि उस इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा खत्म हो जाएगी और वो इलेक्ट्रॉन नाभिक पर गिर जाएगा तथा नाभिक का अस्थायित्व समाप्त हो जाएगा। अर्थात नाभिक के अस्थायित्व की भी व्याख्या करने में रदरफोर्ड असफल रहे। तीसरी कमी थी कि अगर इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है घूमते हुए नाभिक के चारों तरफ, तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम भी परमाणु का स्पष्ट सतत होना चाहिए या लगातार होना चाहिए। परंतु जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम लिया गया तो पाया गया कि यह उत्सर्जन स्पेक्ट्रम सतत न होकर के रैखिक था। अर्थात रदरफोर्ड अपने परमाणु मॉडल से परमाणुओं के रैखिक स्पेक्ट्रम की भी व्याख्या करने में असफल रहे। इन्हीं कमियों को दूर करते हुए बोर्स ने एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। उस परमाणु मॉडल में यह बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं अस्थायी अनुमेय कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग NH/2π का पूर्ण गुणज होता है। पहली कमी रदरफोर्ड के पहली कमी को दूर करते हुए बोर्स ने बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल उन अस्थायी अनुमेय कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग NH/2π का पूर्ण गुणज होता है। यदि यम द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर घूम रहा हो b वेग से, तो उसका कोणीय संवेग J बराबर होगा NH/2π, जहाँ n एक पूर्णांक संख्या है और h प्लैंक नियतांक है। क्योंकि आप कोणीय संवेग J बराबर I/ω होता है, इस बात को जानते हैं। अतः
अतः ऐसी स्थिति में I बराबर एम आर स्क्वायर और ओमेगा बराबर बी अपान आर होता है। तो J बराबर होगा एम आर बी। अतः क्योंकि R से R कट जाएगा, तो अतः एम आर बी बराबर किसके होगा, एन एच अपान 2 पाई। अब यहाँ देखिए, इससे यह स्पष्ट है कि यम द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर बी वेग से उन अस्थायी अनुमेयक कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनका कोणीय संवेग NH अपान 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, जहाँ n एक पूर्णांक संख्या है। अगर n बराबर 1 लें तो k कोश होगा, n बराबर 2 लें तो l कोश होगा, n बराबर 3 लें तो m कोश होगा और n बराबर 4 लें तो n कोश होगा। n मुख्य क्वांटम संख्या को भी दर्शाता है, इसी को हम कोश कहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन इन्हीं अस्थायी कक्षाओं में नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जिनका आगे चल कर के हम त्रिज्या, वेग आदि की गणना इसमें करेंगे। दूसरी कमी को, चूँकि रदरफोर्ड ने बताया था कि नाभिक के चारों तरफ घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन एक स्थिति ऐसी आएगी जब उसकी संपूर्ण ऊर्जा नष्ट हो जाएगी और वो नाभिक पर गिर जाएगा। तो उसी कमी को दूर करते हुए ये कह रहे हैं कि अस्थायी कक्षाओं में घूमते समय, अस्थायी अनुमेयक कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का ना तो उत्सर्जन करता है और ना ही अवशोषण करता है। यद्यपि उनमें अभिकेंद्रीय त्वरण होता है, अतः परमाणु का अस्थायित्व बना रहता है, नाभिक का अस्थायित्व बना रहता है। दूसरे में क्या कर रहे हैं, अस्थायी और अनुमेयक कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, ना ही अवशोषण करते हैं, यद्यपि उसमें अभिकेंद्रीय त्वरण होता है, अतः परमाणु का अस्थायित्व सदैव बना रहता है, अतः परमाणु का अस्थायित्व सदैव। तो दूसरी कमी को दूर करते हुए उन्होंने कहा कि अस्थायी अनुमेयक कक्षाओं में जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है नाभिक के चारों तरफ, तो चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और ना ही ऊर्जा का अवशोषण करता है। ऐसी स्थिति में परमाणु का अस्थायित्व हमेशा बना रहता है। तो अब ऊर्जा का ना उत्सर्जन कर रहा ना अवशोषण कर रहा है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों तरफ अनवरत रूप से चक्कर लगाता रहेगा। परंतु तीसरी कमी में ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण वो कब करते हैं, सदैव परमाणु जो होता है अपनी तलस्थ अवस्था में होता है। कोई विलगित परमाणु हमेशा अपनी तटस्थ अवस्था या ग्राउंड स्टेट में होता है। और जब किसी परमाणु को किसी कारणवश बाहर से कोई अतिरिक्त ऊर्जा मिलती है, तो उसका कोई इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा को छोड़कर किसी ऊंची कक्षा में चला जाता है। परमाणु की यह अवस्था उत्तेजित अवस्था कहलाती है। इलेक्ट्रॉन ऊंची कक्षा में केवल 10⁻8 सेकंड तक के लिए ही ठहरकर तुरंत अपनी निचली वाली कक्षा में वापस लौटता है तथा लौटते समय वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है।
ये उन्होंने तीसरे नियम में कहा। तो इसमें उन्होंने कहा कि अस्थायी कक्षाओं में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है ना ही ऊर्जा का अवशोषण करता है। सदैव प्रत्येक परमाणु अपनी ग्राउंड स्टेट यानी सामान्य अवस्था में, तटस्थ अवस्था में पाए जाते हैं। आप जानते हो परमाणु की 3 अवस्था होती है, ग्राउंड स्टेट, उत्तेजित तटस्थ अवस्था, उत्तेजित अवस्था और आयनित अवस्था। जब इस परमाणु को किसी कारणवश बाहर से कोई अतिरिक्त ऊर्जा मिलती है, एनर्जी, तो ये इस ऊर्जा का अवशोषण करता है कोई इलेक्ट्रॉन इस परमाणु का, और अपने निम्नतम ऊर्जा स्तर को छोड़कर उच्चतम ऊर्जा स्तर में चला जाता है। वहाँ वो 10 के घाते केवल -8 सेकंड तक ही ठहरता है, फिर वो अपनी निम्नतम ऊर्जा स्तर में वापस लौट आता है। इस प्रकार वो जब जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है, और जब वापस लौटता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो ऊर्जा का क्या करता है? उत्सर्जन करता है। अतः स्पष्ट है कि परमाणु सदैव अपनी मूल अवस्था में, तटस्थ अवस्था में होता है, और जब इसे किसी बाहर से कोई ऊर्जा मिलती है तो वह उसका कोई इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को ग्रहण कर उसकी निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर में चला जाता है। परमाणु की यह अवस्था उत्तेजित अवस्था कहलाती है। साथ ही साथ जब वहाँ पर वो 10 के घाते -8 सेकंड तक ठहरता है, और ठहरने के बाद अपने मार्ग में अपनी मूल अवस्था में वो वापस चला आता है, वापस चला आता है। मान लेते हैं कि ये इसकी निम्नतम ऊर्जा स्तर है जिसकी ऊर्जा स्तर E1 है, और ये इसकी उच्चतम ऊर्जा स्तर है जिसकी ऊर्जा स्तर E2 है। जब ये जाता है तो निम्नतम ऊर्जा स्तर से जब ये उच्चतम ऊर्जा स्तर में जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ऊर्जा को अवशोषित करता है, और जब ये वहाँ 10 के घाते -8 सेकंड तक रुकने के बाद वापस लौटता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है। अवशोषित तथा उत्सर्जित ऊर्जा का जो परिमाण होता है वो उन दोनों ऊर्जा स्तरों के ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होता है। और ये ऊर्जा किस रूप में उत्सर्जित होती है? विकिरण के रूप में। किसके रूप में? विकिरण के रूप में। आप जानते हो विकिरण ऊर्जा की क्वांटा या फोटान होते हैं, और उसकी ऊर्जा कितनी होती है? h होती है। अर्थात h बराबर E2 माइनस E1, जहाँ h प्लांक नियतांक है और न्यू अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति है। अतः अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो E2 माइनस E1 अपॉन h होगी।